ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, कंटेंट को समझते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली में अभी तक जो तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है वो बहुत ही बेसिक्स था, है ना। एनसीईआरटी का करिकुलम कैसे डिजाइंड है, 6th 7th 8th को एक ग्रुप की तरह माना जाता है कि एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन 6th 7th 8th क्लास में दे दो, फिर 9th 10th में एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे 9th और 10th का जो सिलेबस है काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। देखा होगा ना, इसकी स्कूल्स में एडमिशन होता है तो सीधे 9th में ले सकते हो, 10th में सीधे एडमिशन नहीं मिलता, 10th का रजिस्ट्रेशन 9th में ही होता है। उसका रीज़न क्या है, ये कि करिकुलम इस तरह से डिजाइंड है, बुक इस तरह से डिजाइंड है कि 9th और 10th मिला के एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बनती है, और उसी इन्फॉर्मेशन पे फिर 11th 12th डेवलप होती है। 6th 7th 8th में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, फिर वो मिल गई तो फिर 9th 10th में एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी, और फिर क्या किया 11th 12th में ही बाकी पूरी केमिस्ट्री उसी पे डेवलप हुई, हाँ। तो इसीलिए जैसे देखते हो ना, 11th 12th में भी एडमिशन किस में होता है, सीधे 12th में तो करा नहीं सकते, 11th में कराते हो, 2 साल का 9th में करा सकते हो एडमिशन, या 11th में करा सकते हो। 10th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, 12th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, है ना। उसका रीज़न क्या है, यही करिकुलम इस तरह से डिजाइंड है। तो हम क्या करेंगे, 9th के चैप्टर्स के साथ साथ में क्या करेंगे, 10th के कुछ कुछ चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन को साथ में कर लेंगे जो इससे कनेक्टेड है, जो 9th के चैप्टर से कनेक्टेड है 10th की इन्फॉर्मेशन, और कहीं कहीं पे 11th की टच कराऊंगा, जो जो तुम समझ सकते हो वो चीज़ें। तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, है ना। इसमें इस चैप्टर में क्या करो, सबसे पहले तो पढ़ोगे मैटर क्या होता है ना। सबसे पहले पढ़ोगे मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री इसेंशियली एकदम बिल्कुल बेसिक पे चला जाऊं मैं, तो केमिस्ट्री इसेंशियली स्टडी ऑफ मैटर, है ना। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है उतना डीप में पढ़ते जाते हो, है ना। तो स्टार्टिंग क्या, कहाँ से, मैटर क्या है ना। जैसे ये तो पढ़ा ही होगा कुछ कुछ बच्चों ने कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। अब मैटर के अगर कुछ सोचना हो कि मैं एग्जांपल दूं कि बताओ ये, जैसे मैंने बोल दिया कि स्पेस, है ना, अंतरिक्ष जो है ये मैटर है या नहीं, तो कैसे थॉट प्रोसेस क्या चलेगा, क्या क्या चलना चाहिए दिमाग में। डेफिनेशन तुम्हें पता है, डेफिनेशन में 2 चीज़ें अप्लाई करके देखना है। क्या हाँ सही सोच रहे हो, क्या अंतरिक्ष में स्पेस है, नाम ही स्पेस है उसका। तो स्पेस क्यों कहते हो, कि बस एक जगह है, वो बस एक जगह है जो खाली है। खाली है इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर कुछ भी है नहीं, तो उसके अंदर मास नहीं होगा, है ना। तो ये डेफिनेशन है मैटर की। अब इसी चैप्टर का नाम क्या कर दिया इन्होंने, मैटर इन और सराउंडिंग, मतलब कि मैटर हम पढ़ेंगे अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करते हुए, जो तुम्हारे सराउंडिंग में दिखती है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब जैसे जैसे हम सिलेबस पढ़ेंगे ना, तुम्हें रियलाइज होता जाएगा कि सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जनरली हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, लेकिन अब तुम क्या ऑब्जर्व करने लगोगे, ऑल चैप्टर्स आर कनेक्टेड। सिर्फ मैं 9th के चैप्टर्स के आपस में बात नहीं कर रहा, 9th के और 10th के चैप्टर भी आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमने पहले पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर क्या है मैटर का, है ना। फिर जब हम नेचर पढ़ते हैं मैटर का, तो एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। जब हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। जिसको नाम तो सुना ही होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब तो सबने रील देख देख के सब कुछ पढ़ ही लिया होगा आधा तो, है ना। आ जाती है, जो भी सर्च करते हो उसकी रीलें आ जाती है। अगर आज जाके 10 बार एटम मॉलिक्यूल सर्च करोगे तो वो 10 रीलें दिखा देगा तुमको, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में क्या पढ़ोगे कि मैटर का नेचर कैसा है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है ना। अब इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड चैप्टर क्या है तुम्हारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले चैप्टर में उसने तुम्हें बताया मैटर किस चीज का बना है, वो एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर थर्ड चैप्टर में वो क्या बताएगा कि वो पार्टिकल्स होते कैसे हैं, है ना। उस पार्टिकल के मतलब क्या किया, पहले चैप्टर में उसने तुम्हें बताया मैटर जो तुम आसपास देख रहे हो वो पार्टिकल्स का बना है, उन पार्टिकल्स का नाम है एटम मॉलिक्यूल। और फिर एटम मॉलिक्यूल के अंदर क्या है वो कहाँ पढ़ रहे हो, थर्ड चैप्टर में। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अलग है, तीसरा चैप्टर अलग है। हमेशा कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है हर जगह, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ोगे,
इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जैसे मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास में एक चैप्टर है कि जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर थ्रू वाटर, एक चैप्टर है जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर, कि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे वाटर के थ्रू। क्यों? क्योंकि वाटर ही ऐसा मैटर है अपने आसपास में जिसके सबने सॉलिड लिक्विड फॉर्म देख रखे हैं। वाटर वेपर सबको पता रहता है, आइस सबको पता रहता है, वाटर सबको पता है। तो उन्होंने क्या किया 6th 7th 8th क्लास में किसी एक चैप्टर में इंट्रोड्यूस करा दिए स्टेट्स ऑफ मैटर, किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, कि वाटर सबने देखा है, इसकी तीनों स्टेट सबने देखी हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आने लगे। और फिर उसको थोड़ा सा डेप्थ में कहाँ पढ़ोगे? यहाँ पे। और फिर यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो तो 3 स्टेट्स पढ़ते हो जनरली, मतलब ओवरऑल मेन तो 3 स्टेट्स ही हैं, चौथा पांचवा भी होता है वो भी देखेंगे, लेकिन मेन तो हम 3 स्टेट्स ही पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है पार्टिकल्स में वो पढ़ोगे। फिर जैसे ही तुम 11th में जाओगे तो पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है सॉलिड स्टेट, पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है लिक्विड्स, पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है गैसियस स्टेट, है ना। तो वो जो मैं कह रहा था कि और थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाते जाते हो, क्या यहाँ पे तुम पढ़ोगे इंट्रोडक्शन 3 पेज का, कि 3 पेज में पढ़ लोगे कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, पूरा सारी सब कुछ चीज़ें। फिर 11th में जाओगे तो 60 पन्ने का एक चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे। अरे डरना क्या है, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, डरना क्या है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस। इसके बाद है कि अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है, तब क्या होता है ना। पहले इसने बताया मैटर पार्टिकल्स का बना है, अब सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़ोगे। फिर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो उन पार्टिकल्स में क्या चेंज आ रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो उन पार्टिकल्स में क्या चेंज आ रहा है, ये पढ़ोगे। जैसे ये नाम सुने होंगे तुमने, मेल्टिंग, इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ना, ये सब पढ़े होंगे। तो जब ये मेल्टिंग हो रही है, जब मेल्टिंग हो रही है आइस की, तो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्टिकल्स के लेवल पे क्या हो रहा है वो देखेंगे, है ना। अभी तक मेल्टिंग में क्या देखते हो कि ठीक है सॉलिड था लिक्विड हो गया, अब क्या देखोगे सॉलिड से लिक्विड एक्चुअली ऊपर से देखने में तो दिख रहा है हो रहा है, पर छोटे पार्टिकल्स के लेवल पे क्या हो रहा है उस टाइम पे। फिर हम कपड़े सुखाना सीखेंगे इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में, और इवेपोरेशन किस किस चीज़ों से इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। है ना, यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे उसी पार्टिकल के लेवल पे, हम क्या चले गए इस चैप्टर में पार्टिकल्स के लेवल पे चले गए कि इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स में क्या हो रहा है ना। ज़्यादा तेज हवा चलती है तो ऐसा क्या होता है कि इवेपोरेशन तेज हो जाता है। ये देखते हो ना कि जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, जब धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये सबने ऑब्जर्व किया है ना। अगर किसी प्लेट में पानी रख के छोड़ दोगे बाहर तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, अगर ग्लास में रख के छोड़ोगे तो इतना जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, है ना। सरफेस एरिया वाला फैक्टर है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है उस समय पे ये देखेंगे कि इवेपोरेशन में ऐसा क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया से इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर से इफेक्ट कैसे हो गया, वो सब पार्टिकल्स के लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो पहले चैप्टर में उसने बताया मैटर, और ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है इसी के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको हम बोलते हैं। ये जो है इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन से मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी। जैसे 6th क्लास में पढ़ा होगा इस पे चैप्टर कि सॉलिड्स राउंड दिखने वाले अलग करो, बचपन में करते थे। क्यूब दिखने वाली चीज़ें अलग करो, ग्रीन अलग करो, ये वाइट अलग करो। वो क्या था? क्लासिफिकेशन। किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, है ना? ये क्या है? अब फिजिकल वर्ड किससे रिलेटेड है ना? फिजिकल वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है शारीरिक, मतलब तुम देख के क्या क्या चीज़ें बता सकते हो, है ना? हाँ, कि देख के जो जो चीज़ें बता सकते हो उसके बेसिस पे कैसे अलग करोगे, है ना? इसी का अदर हाफ है, मैटर को क्लासीफाई कर दिया फिजिकल बेसिस, फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना? देख के जो जो प्रॉपर्टीज बता पा रहे हो उसके बेसिस पे। वहीं अब अगर मैं बोलूँ केमिकल क्लासिफिकेशन, वर्ड यूज कर रहा हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? केम केमिकल का मतलब क्या है ना? केमिकल्स का मतलब क्या है कि हर चीज़ का कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ सब्सटेंस, किसी ना किसी एलिमेंट से बनी हुई है। एलिमेंट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने पढ़ा हुआ होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। अब ये बाहर से देख के तो बता नहीं सकता हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन सा एलिमेंट है। वो कैसे देख के बता सकते हो? अंदर से, है ना? तो अंदरूनी तौर पे कोई किसी भी सब्सटेंसेस में क्या है, किस चीज़ से वो सब्सटेंस बना है, उसको हमने क्या बोला? केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बेसिस पे करेंगे तो क्या बोलेंगे कि बाहर से देखने पे जो चीज़ें पता लग रही हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया तो फिजिकल क्लासिफिकेशन। अंदर से देखने क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये समझ में आया? तो 9th क्लास में तुम्हें ये भी पढ़ना है, ठीक है? तुम्हारा सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना? जैसे पहले चैप्टर में हमें फोकस करना था मैटर वर्ड पे, इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे प्योर वर्ड पे, है ना? प्योर का मतलब क्या समझते हैं? शुद्ध, है ना? प्योर, प्योर मतलब शुद्ध। जैसे जनरली अपन प्योर वर्ड का यूज करते हैं तो किस ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जिसमें मिलावट वाले की, मिलावट है तो प्योर नहीं है, मिलावट नहीं है तो प्योर है ना? यहाँ पर भी हम सिमिलर टर्म्स में यूज करेंगे प्योर का मतलब, है ना? यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। अब जैसे वहाँ पे क्या मिलावट, कोई मिलावट हुई तो इम्प्योर हो गया। यहाँ पे हम ऐसे क्या करेंगे कि मान लो कोई भी मैटर है जिसके सारे पार्टिकल्स सेम है, कोई मैटर है वो प्योर हो गया। जैसे ही उसमें तुमने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी तो वो क्या हो गया? इम्प्योर। इम्प्योर को कहते हैं मिक्सचर, है ना? जैसे वो मिक्सचर नमकीन खाई होगी, है ना? खाइए ना, वही तो है मिक्सचर। नहीं समझ में आया? है ना? उसमें क्या करते हैं, उस नमकीन को बनाने के लिए मूंगफली अलग बनाई, है ना? बीकाजी भुजिया अलग बनाई। क्या मुंह में पानी आ रहा है? हाँ, है ना? बीकाजी अलग बनाई, भुजिया अलग बनाई, मूंगफली अलग बनाई, अलग अलग तरह की नमकीन से अलग अलग बनाई और उन सबको मिला के उसमें मसाला डाल दिया। वो क्या हो गया? मिक्सचर। मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें मिलाई, अलग अलग चीज़ें उसमें मिलाई, लेकिन चीज़ें आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तुम चाहो तो अलग कर सकते हो। जैसे किसी को हो सकता है मूंगफली ना पसंद हो, तुम लोग तो बादाम कहते होंगे, है ना? पता नहीं कुछ ने बेवकूफ़ बना दिया, बादाम अलग होते हैं। मैंने भी पहली बार सुना था जब मेरे बचपन में बिहारी फ्रेंड्स थे जिन्होंने मूंगफली को बादाम बोला, तो मैं शौक था कि इनको पता नहीं है कि बादाम अलग होते हैं। बादाम ही बोलते हो ना मूंगफली को? नहीं बोलते? यहाँ पे तो बोलते हैं। दुकान पे मैंने जाके बोला कि मूंगफली देना, उसे समझ में नहीं आया था पहली बार में। फिर किसी ने बोला चिनिया बादाम बोलो, समझ में आ जाएगा। चिन हाँ, हाँ, बादाम भी तुम्हें पता नहीं, बादाम भी तोड़ के ही खाते हैं। पर वो बादाम वो पहले से तोड़ के दी हुई होती है दुकान पे। एक्चुअली में देखोगे तो बादाम भी वैसे ही फ्रूट में उगता है, वो एकदम उसके उसके बाहर भी हार्ड कवरिंग है शेल की। कभी जाओगे ना पहाड़ों पहाड़ों वगैरह में, कश्मीर वगैरह जाओगे तो वहाँ पे कागजी बादाम बोलते हैं उसको। कागजी बादाम में कवरिंग के साथ आती है वो, उसको भी तोड़ के खाते हैं। क्या?
कागज जगह, वो जगह किसी जगह के पे बेस्ड है, कागज वो नहीं, पेपर नहीं, कागजी जगह है। जैसे काबुली चना बोलते हो ना, तो काबुली क्या है, काबुल जगह का नाम है ना। हाँ, ऐसे और भी जैसे कौन सी मेथी आती है, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी क्यों बोलते हो, उसका कुछ कसूर है, वो कसूर से है, कसूर की जगह पे ओरिजिन है, कसूर एक जगह का नाम है अफगानिस्तान में, इसलिए उसको बोलते हैं कसूरी मेथी। हाँ, जो कसूरी मेथी देखा होगा, मम्मी से पूछना दिख जाएगा। हाँ, शिमला में ओरिजिन है उसका। बिल्कुल सही, समझ गया तुम कौन सा। ठीक है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ऐसे सब्सटेंसेस जिसके सारे पार्टिकल सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। है ना, प्योर सब्सटेंसेस। हाँ, उसका ओरिजिन होगा वहां पे। तुम शिमला पहुंच गए मान लेना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हों। इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। पूरा साल पढ़ाया है, पिछले साल ये सिला दे रहा है तू मेरे को। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, नहीं, कंपाउंड एज ए वर्ड, इंग्लिश वर्ड पूछ रहा हूँ। कंपाउंड वर्ड जनरली तुमने कहाँ कहाँ सुना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सुना है, चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं, ऐड होते रहता है ना, कि पहले साल के जो इंटरेस्ट बना उस पर भी अगले साल टैक्स लगता है ना। तो बिल्डिंग ऑन समथिंग एल्स, एक के ऊपर एक बनना, है ना, जब चीजें जुड़ने लग जाए तो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी कंपाउंड क्या होगा, जब एटम जुड़ जाएंगे, अलग अलग एटम जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड बनेंगे। जुड़ जाएंगे इज इंपॉर्टेंट वर्ड, जुड़ना इज इंपॉर्टेंट, है ना। नहीं जुड़ेंगे तो मिक्सचर, जुड़ गए तो। ऐसे ही मिक्सचर के अंदर हम दो तरह के मिक्सचर पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं होमोजीनस एंड द अदर इज हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस। अब जैसे तुम्हें वर्ड नए नए दिखेंगे, लेकिन हमेशा इंग्लिश में क्या करना है, वर्ड्स को तोड़ के पढ़ने की कोशिश करनी है ना। जैसे इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, होमो एंड जीनस। इसको भी दो पार्ट में, हेट्रो एंड जीनस। बता रहे हैं, जैसे नहीं, मिक्सचर तो अलग से लिखा हुआ है ना। हाँ, होमो का मतलब होता है सेम, है ना। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब होता है काइंड, सेम काइंड। जैसे होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल दो तो सॉल्ट सोल्यूशन, है ना, कि नमक को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, नमक अच्छे से घुल जाता है ना। उस या फिर अगर तुमने कभी सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हो, अच्छे से घुल जाता है। अगर पहला टेस्ट लोगे उस ग्लास में से, पहला सिप लोगे, तो जो उसका टेस्ट आएगा वही टेस्ट लास्ट घूंट में भी आएगा, है ना। मतलब ऊपर से नीचे तक सेम है वो, तो उसको क्या बोला हमने, सेम काइंड। ऊपर से नीचे तक सेम सेम तरह का है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस। वहीं मैं सेम पानी में अगर मान लो मैंने सैंड मिला दी, तो सैंड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे।
अब वो ऊपर से नीचे तक सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एंड जीनस तो पता ही है हमें, काइंड। होमोजीनस, हेट्रोजीनस। तो हमेशा क्या करना है, नए नए वर्ड्स दिखे तो उनका मतलब समझने की कोशिश करनी है ना, डर नहीं जाना है कि ये कौन सा वर्ड आ गया। सालो सॉल्यूशन होमोजीनस का टाइप ही है सॉल्यूशन। हाँ, देन होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है सॉल्यूशंस। ना हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस में जैसे ये शायद सुना होगा वर्ड, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहे उसको बोलोगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में रहेगा उसको बोलोगे सॉल्यूट। अरे तुमने तो पढ़ा हुआ है, मेरी जरूरत ही नहीं है तुम्हें। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, है ना। ऐसे ही अब जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी सॉल्यूशंस मतलब ऐसी चीजें जो अच्छे से मिक्स हो गई, है ना, पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई, वाटर सॉल्यूशन या फिर एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। जैसे एक्वस वर्ड एक सुनोगे तुम, है ना, एक्वस। अब ये वर्ड कई बहुत बार समझ में नहीं आता है। इस वर्ड का ओरिजिन है एक्वा। इस वर्ड का ओरिजिन है एक्वा। एक्वा एक्चुअली स्पेनिश में पानी को कहते हैं, लैटिन में पानी को क्या कहते हैं? एक्वा, एक्वाफिना, इसीलिए उसका नाम एक्वाफिना है। एक्वाफिना की वाटर बोतल आती है ना, वाटर बोतल क्या, बिस्लरी टाइप, है ना, तो उसका नाम एक्वाफिना क्यों है? एक्वा का मतलब होता है पानी, है ना। एक्वामैन तो सुना ही होगा, एक्वामैन नहीं सुना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है फिर तो। एक्वामैन सुना है सुपर हीरो, एक्वामैन क्यों नाम है? ऐसे ही है, एक्वा का मतलब ही पानी होता है, वाटरमैन नाम है उसका, है ना। तो एक्वस का मतलब, एक्वस सॉल्यूशन मतलब है, इसका मतलब क्या होगा? पानी के अंदर सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? पानी के अंदर सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एंड थर्ड इज इसी में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे उससे ज्यादा करेंगे। ये पिछले साल कर लिया था, मैं बताना मत बाकी लोगों को, है ना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, अब जब भी हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, अब कोई मतलब हमें पानी में सॉल्ट डालना है, अब मैं तुमको सबको बोलूँ कि एक एक गिलास सॉल्ट सॉल्यूशन बना के लाना, तो ऐसा तो नहीं है सब बराबर नमक डाल के लाओगे, है ना। ये शैतान है, ये पूरी सिर्फ नमक ही नमक डाल के लाएगा, है ना। इसके घर पे नमक नहीं होगा तो नहीं डालेगा, क्या पता मम्मी से मार खा के आए तो खाली गिलास लाए, कुछ भी हो सकता है। सब अलग अलग क्वांटिटी में सॉल्ट डालोगे उस पानी में। अब मुझे अगर मेज़र करना है, कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए ना, तो हो सकता है तुम सब एक एक चम्मच डालो, लेकिन कोई एक गिलास में डाले, कोई एक वाटर बोतल, एक लीटर की बोतल में डाले, तो कुछ ना कुछ तो मेज़र करने का तरीका होना चाहिए सॉल्यूशन को, है ना। तो छोटा सा एग्जांपल दूं तो ग्राम पर लीटर में नाप सकते हो। ग्राम पर लीटर मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने 10 ग्राम सॉल्ट लिया और 100 ml पानी में डाल दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है 10 ml में। हर 10, ये क्या है, नापने का तरीका है, कितने ml में कितना सॉल्ट डाला, है ना। उसी को हमने क्या बोला? कंसंट्रेशन, है ना। जैसे ये वर्ड तो डाइल्यूट सबने सुना होगा। डाइल्यूट का मतलब जब सॉल्यूट बहुत कम डालो, जब नमक बहुत कम डालो, पानी बहुत ज़्यादा हो, तो उसे क्या बोला? डाइल्यूट। फीकी चाय जैसे जिसको पीने की आदत है, वो एक एग्जांपल है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। मैं बोलते हैं कि फीकी चाय, उस फीकी चाय का क्या मतलब है कि सॉल्यूट कम डालना, सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए, चाय ज़्यादा होनी चाहिए, चीनी कम होनी चाहिए, डाइल्यूट, है ना। वो तो क्या हो गया, एक अब हो सकता है कि मेरे लिए फीके का मतलब अलग हो, तुम्हारे लिए फीके का मतलब अलग हो, है ना। तुम बहुत ही ज़्यादा मीठी, जो ज़्यादा मीठा पिएगा उसके लिए नॉर्मल चाय भी फीकी होगी, जो ज़्यादा मीठा पीता होगा उसको मैं अगर नॉर्मल चीनी वाली चाय दूंगा तो वो तो यही बोलेगा फीकी है ये तो, है ना। तो ये भी थोड़ा सा एक तरह से मैं कह सकता हूँ सब्जेक्टिव टर्म है, डाइल्यूट बोलना, है ना। डाइल्यूट बोलना, फीका वर्ड बोलना सब्जेक्टिव टर्म है,
सब्जेक्टिव मतलब तुम्हारा आंसर अलग हो सकता है, मेरा आंसर अलग हो सकता है ना। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा चीनी पीने की आदत है, उसकी चाय मैं पीऊँगा तो मुझे क्या लगेगा, ये तो शहद है ना। या फिर मतलब कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूट डाल दिया, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूट डाल दिया। तो अब हम मेज़र करने के तरीके ढूंढेंगे, है ना, किस तरह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र किया जा सकता है, ये देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस। इसके बाद में दो तरह के मिक्सचर्स और हैं, एक को बोलते हैं सस्पेंशन, एक को बोलते हैं कोलॉइड्स, है ना। ये अब अगर बेसिक बताऊं तो ये डिपेंड किस पे करता है, जो भी हम सॉल्यूट मिला रहे हैं उसका साइज कितना बड़ा है, उसके पार्टिकल्स अगर बहुत बड़े हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि सैंड के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, तो उसमें मैं वाटर में डालूंगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, है ना। पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे हुए जो भी मैं मिला रहा हूँ उसके, जैसे सॉल्ट, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। पार्टिकल्स छोटे हुए अच्छे से मिक्स हो गए तो सॉल्यूशन। पार्टिकल्स बहुत ही बड़े हुए बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए, सस्पेंशन। और इन दोनों के बीच में कहीं साइज हुआ तो कोलाइड्स। एंड इसी चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। एंड सबसे लास्ट टॉपिक जो है ये भी पहले पढ़ा हुआ है, सेपरेशन टेक्निक्स। हाँ, जैसे बचपन में पढ़ते थे हैंड पिकिंग, है ना। हैंड पिकिंग क्या, हाथ से उठा के अलग करना, जो मैं कह रहा था किसी को मूंगफली पसंद नहीं है तो हाथ से उठा के अलग कर देते हैं, हाँ, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग। तो वो बचपन वाले एग्जाम्पल्स थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर्स यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे मिक्सचर्स जो आम टाइम पे, आम लाइफ में नहीं देखते हो, है ना। उसके जैसे एक डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा है, सुना है किसी ने, डिस्टिलेशन सुना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, सुना होगा। तो ये वाले मेथड जो नए नए मेथड है, क्रोमेटोग्राफी एक जैसे मेथड है ना। क्रोमेटोग्राफी सुना है, हाँ, क्या होता है, तुम नहीं, हाँ हाँ, इंक का कलर यूज़ करने, बिल्कुल सही, है ना। तो उन मेथड्स को थोड़ा सही से देखेंगे। तो अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है इसमें, क्यों नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर से मैं कुछ चीज़ें उठाऊंगा, जैसे यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म, इसको हम कंबाइन करेंगे थर्ड चैप्टर के नॉलेज से, और उसके बाद करेंगे जेई लेवल तक के क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर पे आते हैं, ये लिख लिया, आगे चलें। थर्ड चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसे थोड़ी हो जाता है, हलवा है क्या। बातें हो गई हो तो आगे चले। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का, है ना। सेकंड चैप्टर में उसी मैटर का कुछ अलग तरह का क्लासिफिकेशन देखा,
फिजिकल क्लासिफिकेशन मान लो, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया कि मिक्सचर को भी बाहर से देख के बता सकते हो ना कि होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस। मिक्सचर को बाहर से देख के बता सकते हो कि अच्छे से मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है ना। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के मैं बोल सकता हूँ दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज essentially केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि जैसे हमने पढ़ा मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को क्या, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया उसका, हाइड्रोजन का एटम। हीलियम का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया, हीलियम का एटम। ऐसे ऑक्सीजन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम, है ना। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जैसे वाटर बनाते हैं, H2O सबको पता है ना, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर देना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाते हैं NaCl, सॉल्ट, है ना, अपना नॉर्मल टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये सब जब कंबाइन हो रहे होते हैं, हो क्या रहा है एक्चुअली में, एटम्स कंबाइन हो रहे हैं आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो जुड़ते हैं इसके का बेसिक लॉज क्या है, ये जुड़ने के लिए बेसिक लॉज क्या है, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सुना है सबने पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या स्टेटमेंट है इसका, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और इसके आगे कुछ इन ए केमिकल चेंज या फिर इन ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि मास ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ये भी बोलना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है पर किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा ना, यूरेनियम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसमें एक्चुअली मास कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में, है ना। तो जब ये बोल रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहे हो तो उसमें इन्हें केमिकल रिएक्शन बोलना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं बोलोगे तो तुम्हारी स्टेटमेंट गलत है ना। मास कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। मास बनाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना। एक्चुअली में एनर्जी वहीं से बनती है, यूरेनियम का एटम टूटता है और उससे कुछ छोटे एटम्स और साथ में एनर्जी निकालता है ना, उसी एनर्जी को हम कंजर्व करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक एग्जांपल हो गया। फिर इसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये जो थ्योरी है एटम्स की थ्योरी, कि एटम्स क्या होते हैं, इसकी थ्योरी का हम धीरे धीरे डेवलपमेंट देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में जिसने थ्योरी दी थी डाल्टन ने, उसने क्या थ्योरी दी थी, है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट एटम्स क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इन एटम्स का अगर हमें मास मेजर करना हो, है ना, एटम्स का अगर हमें मास मेजर करना हो तो वो किन टर्म्स में करते हैं। जैसे अब एटम्स क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इनका मास हम ग्राम किलोग्राम में करेंगे तो बहुत ही अजीब सा नंबर आएगा, है ना। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ एक नई यूनिट बनाएंगे, है
है ना, एक नई यूनिट बनाएंगे एएमयू या फिर यूनिफाइड मास जिसे कहते हैं ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इसके बाद में इसी चैप्टर में हम सीखेंगे आयंस क्या होते हैं, है ना, आयंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, है ना, तुमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। आयंस पढ़ा है, पहले नाम सुना है, सुना है ना। कोई भी ऐसा पार्टिकल, जैसे क्या पढ़ा हमने, सारे मैटर पार्टिकल्स के बने हुए हैं। कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसके पास चार्ज हो, चार्ज मतलब कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन्स पता है सबको, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो उन्हीं पार्टिकल जिनके पास कोई ना कोई चार्ज आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस। फिर जब हम एक बार आयंस याद कर लेंगे बहुत सारे, कितने कितने आयंस याद करेंगे करुणेश, पिछले साल कितने किए थे, अच्छा कैटायंस एनायंस बोल रहा हूँ, हाँ अराउंड 55 के आसपास करेंगे। 112 करने हैं वो भी कर देंगे, तुम्हारे ऊपर है, तुम बताओ कितने करने हैं, मैं करवा दूंगा। हाँ तो कितने करेंगे आयुष्मान, अभी से कितना याद कर लेता है चीज़ें, ऐसे ऐसे ढीला ढीला हाँ क्यों बोल रहे हैं, यस सर कर लेंगे सर, आप 200 दो 200 कर लेंगे, है ना। तो जितने फ़ायदा क्या है, जितने ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा तुम्हारे लिए। 10th क्लास और 9th क्लास में हो सकता है तुम्हें रियलाइज़ ना हो कि इस आयंस याद करने का काम क्या है, लेकिन जब 10th क्लास में रहोगे तब याद आएगा। 6th पे हम पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग है ना। तुमने अगर ये दो चीज़ें सही से कर ली ना तो फिर तुम पूरे मोतिहारी में ऐसे घूम सकते हो जैसे कोई भी आ जाओ। ये दो चैप्टर कर, दो टॉपिक कर लिए तो, हाँ थोड़ा सा ऊपर क्या करूँ बताओ, ये हटा दूँ, किस चीज़ से छुप रहा है स्क्रीन, किस चीज़ से छुप रही है, ओह तो ये बोलो, मुझे लगा बोलोगे सर टीवी किसका दो। यस, थोड़े वैसे हैं कि तुम्हें ऐसा लगेगा क्यों सर क्यों करवा रहे हो, पर मैं डंडे मार के करवाऊंगा इस बार। क्या ओवरव्यू, और तो ओवरव्यू ऐसा है देखो कि बहुत सारे आयंस होंगे, उनके नाम होते हैं हर आयंस के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा वाला दूं आयन, सिंपल वाला बताऊं कि टफ वाला, तो सिंपल वाला करते हैं। जैसे एक आयन है क्लोरीन का आयन है जिसको बोलते हैं क्लोराइड, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है कि ये कोई क्लोरीन का एटम है, वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए बाहर से, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, Cl माइनस, इसको मैं बोल सकता हूँ Cl माइनस, है ना। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया बाहर से, क्या बन गया, क्लोराइड, है ना। क्यों लेके आता है वो भी देखेंगे, लेकिन हमें ये याद करना पड़ेगा कि Cl माइनस को बोलते हैं क्लोराइड। ऐसे ही फिर और कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे तो SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस का मतलब क्या है कि सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और इन सब ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है ना। तो ये याद करना पड़ेगा, SO4 2 माइनस इज सल्फेट, दिस इज सल्फेट, है ना। अब ऐसे ही चलो सल्फेट मिटा देते हैं, तुम्हारा मुंह बनने लग गया लोगों का, किसी सर पहले दिन ये क्या क्या कर रहे हो। ऐसे ही अगर एक एलिमेंट, पता नहीं तुमने एलिमेंट भी, बैरियम सुना है, नहीं सुना, कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं। कैल्शियम सुना होगा ना, अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दे
अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसा आएगा, 2+, है ना। अब ये याद करने से फायदा क्या है कि मान लो अब तुमने जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड, है ना, ऐसे हमें ये सारे आयंस याद हो जाएंगे, तो तुम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैं नाम बोलूँ तो तुम उसका फॉर्मूला बता पाओगे, ये सुपर पावर आ जाएगी। कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कैल्शियम क्लोराइड, है ना, CaCl2, ऐसे मैंने बोला अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, सोडियम, है ना, सोडियम सल्फेट, कुछ भी बोलूंगा उसको बनाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी फॉर्मूला को, है ना। तो सुपर पावर ही है। क्या जाओगे रोड पे चलते हैं, हाँ 8th क्लास में 9th क्लास में, चल बता इसका फॉर्मूला बता, नहीं आता, अरे ये होता है, ये बोल के चले जाना, वो 4 दिन तक सोएगा नहीं, है ना। क्लास में जाके यही करना है, हर दिन जाके इसका फॉर्मूला बता, नहीं आता, इतना भी नहीं आता, चले जाना, आंसर मत बताना किसी को, क्यों कैसे होगा ये। क्या वो करा, उस समय करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो आयंस राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, एक बार केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख लिया, फिर हम क्या करेंगे, अब हम आगे जा रहे हैं चैप्टर से, अब बाहर निकलेंगे हम, है ना। चैप्टर से बाहर निकलने के लिए पहला हम क्या करेंगे, हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये ऐसे तो 10th के फर्स्ट चैप्टर में आता है केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि अगर ये दो चीजें सही से करी, ये दो चीजें सही से करी तभी वहां पे लेके जाऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये दो चीजें सही से नहीं करी तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीजें सही से करोगे तो हम कहां पे जाएंगे, केमिकल इक्वेशंस पे, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या फिर किसी भी केमिकल चेंज को इक्वेशन की हेल्प से कैसे बता सकते हो, सिंबल्स की हेल्प से कैसे बता सकते हो, है ना। और फिर ये कर लोगे, फिर इसके बाद भी हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा। और क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग तो इसी में हो जाएगा केमिकल इक्वेशन में। फिर ये दोनों सीख लिया, उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट, वैसे तो पहले था ये 9th में, थोड़ा बहुत नई बुक्स में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बीच में हट गया था, जिसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना, जिसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना। डरना नहीं है, मोल इज जस्ट ए यूनिट। मोल जैसे हर चीज़ों को मेजर करने की कोई ना कोई यूनिट होती है, वेट के लिए ग्राम, किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, वैसे ही कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके लिए हमने यूनिट बनाई है मोल, उसी को हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना। अगर तुमने यहां तक अच्छे से कर लिया तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज कराऊंगा जो 11th में ही होती है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना। ये कंडीशनल है, यहां तक सही से किया तो ये तो कराऊंगा, फिर ये सही से किया तो ये करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप है, देखो तुम्हारी जितनी इच्छा, तुम बोलोगे सर इतना ही काफी है तो मैं यहां पे भी रुक जाऊंगा। आयुष्मान के पास वीटो पावर होगी, वीटो पावर समझते हो, वीटो पावर नहीं जानते, सिविक्स नहीं सिविक्स नहीं पढ़ा, वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब होता है पावर टू से नो, पावर टू से नो इज कॉल्ड वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है दुनिया के सब लोग बोल दे कि नहीं ये करना है, पर किसी एक के पास वीटो पावर है, उसने मना कर दिया तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये पावर जाती है किसको, आयुष्मान को, ठीक है। अरे तो मैं तेरे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास में, तू दबता जा रहा है।
शर्मा क्यों रहा है? ठीक है, इतना डन। हमारा लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर, इसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मजा आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया? हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि मैटर बना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स इनका। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, क्लासिफिकेशन वगैरह देखा। अब हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, मैटर के भी अंदर जा रहे हैं। मैटर के अंदर एटम में गए, एटम के भी अंदर गए, तो क्या दिखेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये तो सबको पता रहता है कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ होता है, कितने होते हैं, वो सब देखेंगे किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और इसके अंदर भी हम चलेंगे सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज का मतलब कि जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हमारी, जिस तरह से डिस्कवरीज हुई हैं, हाँ, डिस्कवरीज का भी कोई सीक्वेंस होगा ना। ऐसे कोई एकदम से जगह होगा और बोला होगा नहीं एटम के अंदर ये होता है, वो होता है। धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई होंगी, तो उसी सीक्वेंस में देखेंगे, है ना, किस जिस सीक्वेंस में डिस्कवरीज। तो एक तरह से तुम ये मान लो, वी विल रिलीव हिस्ट्री थ्रू दिस चैप्टर, कि कैसे अभी हम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, वहाँ तक पहुँचे। अभी वाली अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी डीप है, वो इसमें नहीं है इस चैप्टर में, दैट कम्स इन योर 11th क्लास। अगर वही वही कंडीशन फिर इस चैप्टर की तुमने चीज़ें सही से करी तो वो भी करेंगे, है ना। कंडीशन है हर चीज़ में, जितनी तुम्हारी इच्छा, जितनी तुम्हारी लगन, जितनी तुम्हारी मेहनत, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ, इसमें ये भी तुम्हारी बुक में इतना ढंग से है नहीं, पर अपन कोशिश करेंगे ढंग से करें, पूरा एकदम डेप्थ पे जाके। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। जैसे शायद तुम्हें पता नहीं रियलाइजेशन हो कि नहीं, लेकिन रिसर्च फील्ड इज ए रेस। रिसर्च फील्ड भी एक रेस है। जैसे तुम्हारा रहता है मुझे फर्स्ट आना है, हाँ, कौन सबसे पहले खोज कर ले, है ना। और ये रेस जो है, ये वर्ल्ड वॉर जब होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब रशिया यूएसए की बहुत ज़्यादा फाइट थी, हाँ, कौन सी कंट्री पहले डिस्कवरी करे, मतलब रेस इतनी आगे तक थी उस समय कि लोग एलिमेंट ढूंढते थे कि इस एलिमेंट का नाम ढूंढ के मुझे रशियन नाम रखना है इसका, नया एलिमेंट ढूंढ के इसका कोई अंग्रेज के नाम पे लिखना है। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें हिस्ट्री में अगर अपने आप को बिल्कुल एकदम पत्थरों में जैसे नाम लिख देता तो मिटता नहीं है ना, वैसे अपना नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? विद डिस्कवरीज। जैसे अब जैसे नोबेल प्राइज़ है, वो इंसान तो कब का मर गया, अपने नाम पे एक प्राइज़ चालू करके चला गया, अब दुनिया के हर इंसान को उसका नाम पता है ना। अल्फ्रेड नोबेल जो है ना। तो अपना नाम अगर अमर करवाना है तो उसका सोल रीज़न क्या है? कुछ डिस्कवरी करके चले जाओ और उस पर अपना नाम रख के चले जाओ, या फिर किसी रोड पे नाम लिखवा दो। रोड्स के नाम होते हैं ना, हरिश्चंद्र रोड, है ना। तो इन डिस्कवरीज की चेन में तो यही डिस्कवरी पहले, सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले क्या था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, ये मानते थे एटम ही है सबसे छोटा। फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अच्छा प्रोटॉन भी होते हैं, है ना। हाँ, अंदर भी कुछ है, बोजॉन्स वगैरह कहते हैं उन्हें, सब एटॉमिक के अंदर भी, है ना, मीजॉन्स, बोजॉन्स, ये सब कहते हैं। वो थोड़ा जब एकदम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तब आते हैं। ये केमिस्ट्री के भी पार्ट नहीं है, फिजिक्स के भी पार्ट नहीं, फिजिक्स का भी एक जो डेप्थ वाला पार्ट है क्वांटम फिजिक्स, इसमें पढ़ते हैं। फिर इसके बाद है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल, थॉमसन क्या कोई साइंटिस्ट ही है? अभी ये वाहियात सा मॉडल देके गया था जो एकदम घटिया था मॉडल था, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि उस समय बहुत फेमस हुआ होगा। या फिर डिस्कवरी में बहुत, एक मान लो डिस्कवरी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप, कि एक रिसर्चर ने कुछ डिस्कवरी करी, एक साइंटिस्ट ने, उसी डिस्कवरी का यूज़ करके अगले ने कुछ किया, उसी का यूज़ करके तीसरे ने कुछ किया। तो डिस्कवरी इज ऑल्सो ए स्टेपिंग लेडर, स्टेपिंग स्टोन टाइप का कह लो,
एक से एक स्टेप से दूसरा स्टेप आएगा। तो पहला स्टेप क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, फिर थॉमसन ने अपने एक मॉडल दिया, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसके जितने भी स्टेटमेंट्स थे ज़्यादातर गलत थे उस समय, मतलब पर वही है ना कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया कि हाँ, जब इनके स्टेटमेंट्स पे आ गए और एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके एक्सपेरिमेंट्स के पे वो स्टेटमेंट सही थे, इसने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बेसिस पे वो स्टेटमेंट सही थे। फिर जैसे तुमने कोई रिसर्च करी, तुमने कोई स्टेटमेंट दे दिए, अब मेरा काम क्या है, किस तरह से इसको गलत प्रूव करके दिखाऊं। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जिससे ये गलत प्रूव हो जाए, तो या तो तुम सही साबित हो जाओगे उस एक्सपेरिमेंट से, है ना, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया उससे तुम्हारी चीज़ें प्रूव हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं प्रूव हुई तो क्या होगा, साइंस आगे बढ़ेगा, है ना। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बाद रदरफोर्ड, जैसे ये थॉमसन ने जो अपना स्टेटमेंट्स दिए थे उसी को टेस्ट कर रहा था रदरफोर्ड भी, और रदरफोर्ड ने पाया कि बहुत कुछ गलत है, और फिर इसने अपने स्टेटमेंट्स दिए। फिर इसी चेन में एक थर्ड साइंटिस्ट आया, बोर। इसी चेन में एक और साइंटिस्ट आया, बोर। तो ये क्या है, सबने एक दूसरे की डिस्कवरीज को आगे बढ़ाया है। थॉमसन के मॉडल को टेस्ट किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के मॉडल को टेस्ट किया बोर ने, है ना। तुम पढ़ते हो बोर तक, है ना। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी फेमस था बोर, अगर किसी ने मूवी देखी होगी। कौन सी मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? तू तो मूवी देखता ही नहीं। हाँ, कौन देखता है मूवी? गौरव, हाँ। कौन सी मूवी आई थी अभी ऑस्कर वाली, ओपनहाइमर? ओपनहाइमर मूवी सुनी है, जिसमें वो जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नहीं सुना? उसके ऊपर मूवी आई थी अभी ओपनहाइमर। उसके अंदर इसका कैरेक्टर दिखाया है बोर का, नील्स बोर नाम था, है ना। इतना फेमस साइंटिस्ट था कि किसी और की पे मूवी है, उसमें भी उस मूवी में न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को दिखाया है ना, उसी सेम एरा में थे ये सब, है ना। ओपनहाइमर का क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं भूल गया। क्या? किलियन मर्फी तो एक्टर है, जो साइंटिस्ट का रोल था उसका क्या नाम है ओपनहाइमर का, जिसने एटम बम बनाया था? यस, रुक जाओ गूगल कर लेता हूँ। बोर बरी दो अलग अलग साइंटिस्ट है, बोर अलग है, बरी अलग है। नील्स बोर है इसका पूरा नाम। साइंटिस्ट का नाम ओपनहाइमर ही है, मैं खुद भी क्या ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो ये सब एक ही एरा के हैं, नील्स बोर हुआ जिसने एटम बम की डिस्कवरी करी, ये सब क्या है, एक ही एरा के हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस नाम है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम तक हम पढ़ेंगे, है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तुम एक तरह तुम्हें ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री के थ्रू जा रहे हैं कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, पर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी का कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसी चैप्टर में कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ये हम पहले ही कर लेंगे थर्ड चैप्टर में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सब हम थर्ड चैप्टर में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे समझाना ज़्यादा आसान है। क्या? नहीं करा देंगे, मतलब कोशिश रहती है हमारी कि हम दिसंबर तक कोर्स खत्म करते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी तक, मतलब तुम्हारे एनुअल एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले, ताकि इनफ रिविजन्स और इनफ टेस्ट करवा पाए। जैसे हम टेंथ में कोशिश करते हैं कि अक्टूबर में ख़त्म हो जाए, ताकि 5-6 महीने इनको फिर दिन में 2-2 पेपर करवाते हैं, सैम्पल पेपर्स। 10th में तो करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता थोड़ी है। फिर कुछ टर्म्स है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स
थोड़ी बहुत, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, एक आइसो डायाफर्स ना, जो अलग कलर से लिखा है वो एक्स्ट्रा है। जैसे ये आइसो वर्ड पहले सुना है कहीं ये लगा हुआ किसी वर्ड में, आइसो, और आइसोसेलेस इज एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, यही मतलब सबने सुना होगा। आइसोसेलेस में क्या होता था, उस ट्रायंगल में खास क्या था, दो साइड्स इक्वल थी, तो आइसो वर्ड का मतलब ही एक्चुअली इक्वल है, आइसो वर्ड का मतलब ही एक्चुअली इक्वल है। जैसे तुम पढ़ोगे आइसो बार, सुना है क्या, आइसो बार सुना है, नहीं सुना, बार, बार क्या मेजर कर, बार इज यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर, बार प्रेशर मेजर करने की यूनिट है, आइसो बार मतलब सेम प्रेशर। ऐसे ही मैंने लिखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या मतलब होगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आइसो वर्ड कहीं दिखे तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ सेम होने की बात कर रहा है, जो भी उस आइसो के बाद लिखा होगा उस चीज के सेम होने की बात कर रहा है। और ये सब सही से कर लिया, फिर हम जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन इज अराउंड, मान लो ये जो लेवल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये 50 साल पुराना है। अब अभी हम पढ़ते हैं मोस्ट अपडेटेड क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। है ना, अगर ये कर लिया तो हाँ जेई के 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये कर लिया तो जेई के 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें और इसमें थोड़ी सी मेहनत का फर्क है, ठीक है बनी। तो यहाँ से जेई के क्वेश्चन करवा देंगे, नहीं क्वांटम फिजिक्स जैसे है ना, क्वांटम वर्ड का कुछ मतलब होता है एक्चुअल में, इंग्लिश वर्ड मान लो, क्वांटम का मतलब होता है पैकेट्स रिलेटेड। प्लम्पुडिंग वाला, ठीक है बता, ठीक है। और कुछ डाउट है इसमें, हाँ इसकी स्पेलिंग से कर लेना, गलत हो गई है। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइम बचा तुम्हारे अंदर, जानवान बची थोड़ी, तो कुछ और कर लेंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो इतना तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से, है ना। क्या नए वाले में नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये डिलीट हो जाएगा, नहीं डिलीट नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे, इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन को बांट देंगे अलग अलग चैप्टर्स में, ये थोड़ी हो सकता है वो बेस ही हटा देंगे। हमने चालू क्या किया, मैटर के पार्टिकल्स, एटम, फिर एटम का स्ट्रक्चर, तो मैटर ही उड़ा दोगे तो एटम तक कैसे पहुंचेंगे, है ना, लॉजिकल है क्या। हमेशा ये यही करते हैं, चैप्टर कुछ हटाते हैं तो उसके पार्ट्स को निकाल के किसी और चैप्टर में डाल देते हैं, जैसे हो सकता है वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर बना दें, तो है ना, कुछ भी हो सकता है, पर हटेगा कुछ नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसके बेसिस पे NEP 2020 में नई पॉलिसी आई थी, अब धीरे धीरे चेंज हो रही है किताबें। तुम्हें क्या लग रहा है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें भी ऐसा ही लगता था। मैं 10th में पहुंचा था, जैसे 10th में पहुंचा वैसे CGPA सिस्टम आ गया, क्या परसेंटेज नहीं मिलेगी, अब CGPA मिलेगी। आई वॉज द फर्स्ट, अभी भी CGPA ही मिलती है ना, CBSE में क्या मिलता है, परसेंट मिलती है, परसेंट मिलते हैं ना, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था CGPA। क्या 10 में से पॉइंट्स मिलते थे कि जैसे परसेंटेज में 80, 88, 89, हमको ऐसे मिलते 8.4, 8.5, 8.6, 9.2, 9.4, है ना। ऐसा था कि जिसके 10 है, पूरे 10 है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे,
मतलब मैक्सिमम परसेंटेज यू कैन गेट इज 95%, ये था। मतलब कन्वर्ट करने में, हाँ। वो इसलिए किया गया था ताकि बच्चों में डिफरेंसेस कम दिखें। बच्चों में डिफरेंसेस जैसे होता है ना कि अब, हाँ, सब उस समय ऐसे 10 पॉइंटर ऐसे घूमते थे, पत्थर फेंको के 4-5 पे लग जाएंगे। हाँ, हम पे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर।